चलिए देखते हैं टॉपिक 4.3 मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। दरअसल यहाँ पे चार्ज की मोशन के बारे में बात करने वाले हैं हम। चलिए यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसको फोर्स लगता है F इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये इक्वेशन है इसका, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ले लूँ, देखिए ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, बोर्ड के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। ऑलराइट, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं ये चार्ज, ये सपोज के पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसको मैं इस तरफ राइट साइड में v वेलोसिटी से मूव करवाता हूं तो क्या होगा समझिए। इसको इस इक्वेशन के मुताबिक फोर्स लगेगा और ये फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको ये फोर्स इस तरफ है, ये समझने के लिए अपने राइट हैंड को अरेंज करना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट फिंगर में ये वेलोसिटी वेक्टर लीजिए, सेकंड फिंगर आपकी जो है अंदर की ओर यानी कि नीचे की ओर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ऐसे में आपका राइट हैंड का थंब जो है इस तरफ आ जाएगा। अब बात को समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि आपको राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है वो इस तरफ रखनी है, ठीक है, और जो सेकंड फिंगर है वो बोर्ड में अंदर की ओर जाएगी। मैं अभी इसको ऐसे नीचे की ओर बता रहा हूं। तो ऐसे में आपका जो थंब है वो ऐसे आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये जो थंब आ रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये लग रहा है फोर्स इस तरफ। तो मैंने यहाँ पे यही फोर्स दिखाया है कि ये फोर्स इस तरफ लगेगा। आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जब चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो उसको फोर्स इस तरफ लगने वाला है, ठीक है। अब ऐसे फोर्स लगने से होगा क्या, ये चार्ज ऐसे ऐसे घूमेगा, इस तरफ घूमेगा, क्योंकि इसको इस तरफ फोर्स लग रहा है तो इस तरफ घूमेगा। अब जब चार्ज यहां पे आ जाएगा तब भी बात वही होगी कि इसको फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो वो फोर्स कैसे लग रहा है ये देखिए। यहां पे देखिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर दिखाया गया है, ऐसे अंदर की ओर है, ठीक है। और ये जो है चार्ज Q जिसको इस तरफ वेलोसिटी दी है, तो जैसे कि हमने बात की कि इसको इस तरफ फोर्स लगेगा। जैसे इस तरफ फोर्स लगता है तो इसकी जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं रह जाएगी, इसकी पाथ ऐसे कर्व्ड हो जाएगी। अब जब ये चार्ज यहाँ पे है तो क्या होगा, तब इसकी वेलोसिटी इस तरफ है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो फिर से इसको फोर्स यहाँ पे लगेगा, राइट। अब ये चार्ज यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसलिए वापस ऐसे घूमेगा। सपोज कि यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे चार्ज को वापस इस तरफ वेलोसिटी है तो इसको फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो क्या होगा कि इस तरह से चार्ज घूमता रह जाएगा, चार्ज इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में घूमता रह जाएगा सर्कुलर पाथ के ऊपर, और इसमें इसकी एक फिक्स रेडियस होगी, सपोज की रेडियस है r। यहां पे आप देख रहे हो कि इस चार्ज को कंटिन्यूसली सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, यानी कि ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो दरअसल सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह यहां पे काम करेगा, राइट। इस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, आप जानते हो कि फोर्स का इक्वेशन F इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी है, राइट। तो आप इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा, F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें हमारे केस में थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि समझिए देखिए ये जो थीटा यहाँ पे लेते हैं वो V और B के बीच का एंगल है। अब देखिए V इस तरफ है राइट साइड और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, यहाँ पे देखिए तो V इस तरफ है ऊपर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो हमेशा इस पूरी मोशन के दौरान V और B के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री रहने वाला है कि नहीं। तो ऐसे में फोर्स का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा QVB और साइन 90 हो जाएगा 1। तो ये आपको एक कांस्टेंट फोर्स मिल रहा है। ये फोर्स आप देख रहे हो कि कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है, F इजकल टू QVB। और ये फोर्स किस तरफ लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर, इस तरह से सेंटर की ओर, यानी कि ये जो फोर्स है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह अभी बिहेव कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज समझने लायक कि यहां पे वर्क जीरो होगा। क्यों वर्क जीरो होगा, क्योंकि वर्क का इक्वेशन क्या होता है, एफ डी
कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 90 आएगा, समझिए आप। देखिए, आप कोई भी पोर्शन ले लीजिए, अगर आप ये पोर्शन लेते हो तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स ऐसे लग रहा है। यहां पे ले लो तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स ऐसे लग रहा है। यानी कि हमेशा एफ डी कॉस में 90 आएगा, एफ और डी के बीच का एंगल हमेशा 90 हो रहा है, तो वर्क हो जाएगा जीरो। वैसे मैंने ये इक्वेशन से समझाया आपको, लेकिन आपको पता ही है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क हमेशा जीरो होता है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स है ना दरअसल, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उससे चार्ज के ऊपर कोई वर्क नहीं होता है। अगर वर्क नहीं होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड के केस से बिल्कुल अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स महसूस करता है या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स महसूस करता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा। तो ऐसे में जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा हमने 90 लिया, वो या तो 0 आएगा या फिर 180 आएगा। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज मूव हो रहा है तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव हो रहा है तो उसके ऊपर जो वर्क है वो जीरो नहीं रहता है। इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी या तो बढ़ती है या तो कम होती है। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे केस में जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव हो रहा है तो उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं होता है, इसलिए उसकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कोई वर्क तो नहीं कर रहा, लेकिन ये कुछ तो करेगा, समझिए। देखिए, हमने बात की कि ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो सेंटर की ओर लग रहा है, यानी कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं। देखिए, मैं लिख सकता हूं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, है कि नहीं। एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन, और क्यू वी बी ये फोर्स सेंटर की ओर ही लग रहा है। तो हम कह रहे हैं कि भाई सेंट्रीपेटल फोर्स कितना है, क्यू वी बी जितना है। अब इसमें से दोनों साइड v कैंसिल कर दो, तो r का इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिर r का इक्वेशन आपको मिलेगा एम वी अपॉन क्यू बी। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन किस चीज का है कि जब कोई चार्ज q मैग्नेटिक फील्ड b में v वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होता है, तब वो सर्कुलर पाथ पे मूव होता है, और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो r इजकल टू एम वी अपॉन क्यू बी से मिलती है। अच्छा, इसमें आगे बढ़ते हैं हम। v इजकल टू आर ओमेगा आप लिख सकते हो, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये एम वी की जगह पे मैं लिख रहा हूं आर ओमेगा अपॉन क्यू बी, राइट। तो इसमें से r तो कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा को सब्जेक्ट बना लो तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम, ठीक है। अब देखिए, ये इक्वेशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन किस चीज का है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन। वैसे इसे एंगुलर स्पीड भी कहते हैं और एक तरह से ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, ये आप देख पा रहे हो कि v के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे जो r का इक्वेशन है वो वेलोसिटी v के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ओमेगा का जो इक्वेशन है वो v के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, q, b, m सब कुछ कांस्टेंट है। तो यानी कि आप वेलोसिटी चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो बदलेगी नहीं। इसको याद रखना, ये जो दो चीजें इसको याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर हम एक साइक्लोट्रॉन पढ़ने वाले हैं, वो आगे आएगा। अब यहां पे जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह पे मैं 2 पाई एफ ले लेता हूं। तो ऐसे में आप लिख सकते हो कि 2 पाई एफ इजकल टू क्यू बी अपॉन एम। तो हम फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, अब ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई, जब ये चार्ज सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तब उसकी फ्रीक्वेंसी है। और ऑब्वियसली इसमें से आप फिर पीरियोडिक टाइम टी का इक्वेशन तो ले ही सकते हो। टी इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ऑलराइट, चलिए, तो ये थी पूरी बात कि अगर कोई चार्ज Q
बी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होता है तो वो सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू कर देता है और तब उसकी रेडियस इस इक्वेशन से मिलती है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन से मिलती है और उसकी फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन से मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप चार्ज को परपेंडिकुलर नहीं डालते हुए थोड़ा सा क्रॉस में डालते हो तो क्या होगा। जैसे कि ये फिगर देखिए, यहां पे ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये है वाई डायरेक्शन, ये है यहाँ पे जेड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में लिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप चार्ज को, ये चार्ज क्यों है, अगर आप चार्ज को परपेंडिकुलर डालते हो तो वो दरअसल आप वाई डायरेक्शन में डालते हो, ठीक है। अगर आप चार्ज को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डालना चाहते हो तो आपको ऐसे वाई डायरेक्शन में इसको एंटर करना चाहिए, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में एंटर किया है। देखिए आप, ये ऐसे क्रॉस में किया है आपने, यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। देखिए यहां पे ये फिगर को जरा समझिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड B, राइट, और ये है दरअसल वेलोसिटी V। मैं यहाँ पे इसको क्लियरली दिखा देता हूं, ये है वेलोसिटी V और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है, तो इसमें वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मिलेगा जो कि है V परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्लियरली, ये है V परपेंडिकुलर। और इसी तरह से ये जो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो वो जो कंपोनेंट है वो है V पैरेलल, ये है V पैरेलल। आ रही बात समझ में। तो ये है वेलोसिटी v, ये है v परपेंडिकुलर और ये है v पैरेलल, राइट। अब समझिए यहां पे ये जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v पैरेलल, वो तो हमने आगे जिस तरह से बात की उसी तरह से इस चार्ज को सर्कुलर पाथ पे मोशन करवाएगा, ठीक है। पिछले इक्वेशंस में जहां जहां हमने वेलोसिटी v लिखा था वहां वहां यहां पे v परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है, यहां भी v परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है r इजकल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी हो जाएगा, ऑलराइट। अब ये जो v पैरेलल है ये क्या करवाएगा, ये जो है इसको आगे भी मूव करवाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाएगा। अब समझिए फिर से, v परपेंडिकुलर जो है वो कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ पे मोशन करवाएगा, यानी कि सर्कुलर मोशन करवाएगा और उसकी रेडियस इतनी हो जाएगी, सिर्फ इतना कि यहाँ पे एम वी परपेंडिकुलर आएगा अपॉन क्यू बी। जबकि ये जो v पैरेलल कंपोनेंट है ये इसको चार्ज को आगे भी मूव करवाएगा। इसलिए क्या होगा समझिए, अगर ये सिर्फ सर्कुलर मोशन हो रही होती तो ऐसे सर्कुलर मोशन चलती रहती, राइट, लेकिन क्योंकि इसमें v पैरेलल कंपोनेंट भी है तो ये ऐसे आगे भी बढ़ेगा, तो इस मोशन को कहते हैं हेलिकल मोशन। ये जो है चार्ज की हेलिकल मोशन है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं और पैरेलल भी नहीं, किसी पर्टिकुलर एंगल पे एंटर करते हो तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, उसमें से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसको सर्कुलर मोशन करवाता है और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो उसको आगे मूव भी करवाता है। इस वजह से एज ए होल जो चार्ज की मोशन है वो ऐसे हेलिकल शेप में हो जाती है। अच्छा, इसमें ये जो दो टर्न है उसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको पीच कहते हैं, इसको जरा आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो है पीच, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं, चलिए देखिए, द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड एज पिच, पिच पी। एक रोटेशन में ये जो आगे की ओर डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको कहते हैं पिच। मैं यहां पे फिगर ऐसे बता देता हूं आपको, समझिए। देखिए यहां से लेके यहां तक एक रोटेशन पूरा हो गया होगा ना, है कि नहीं, एक रोटेशन यहां से लेके यहां तक पूरा हो गया है। तो इस दौरान दरअसल अगर ये सर्कुलर मोशन ही होती तो क्या होता कि यहां से लेके यहां पे रोटेशन पूरा होता, लेकिन क्योंकि ये आगे ट्रैवल भी कर रहा है तो यहां से लेके यहां पे एक रोटेशन पूरा हुआ है, तो इसमें इसने आगे थोड़ा सा ट्रैवल कर लिया। ये जो ट्रैवल कर लिया वो डिस्टेंस जो है उसी को कहते हैं पिच पी, ये है पिच पी।
अब ये पिच किस वेलोसिटी से आ रही है? ये आ रही है वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट से, राइट? तो हम इसमें एक इक्वेशन लिख सकते हैं, समझिए आप। ये पिच दरअसल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो मैं ले लेता हूं वेलोसिटी v पैरेलल और टाइम हो जाएगा कैपिटल टी। क्यों कैपिटल टी? क्योंकि इसने एक रोटेशन पूरा किया, उसमें जो टाइम लगता है वो ऑब्वियसली पीरियोडिक टाइम होता है। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और कुछ नहीं है। और फिर टी का जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम डाल देंगे। तो ऐसे में ये इक्वेशन फर्दर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू v पैरेलल, और t का इक्वेशन आपके पास है 2 पाई m अपॉन QB, राइट? तो ये हो जाता है पिच का एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन। जब हेलिकल मोशन हो रही है तब पिच का इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, पिच P इज इक्वल टू v पैरेलल इनटू t, एंड सो इट इज 2 पाई m v पैरेलल अपॉन QB। यहाँ पे एक ये बात देख लीजिए, द रेडियस ऑफ सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ हेलिक्स। यहाँ पे ये जो हेलिकल मोशन हो रही है उसमें जो रेडियस है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ द हेलिक्स। चलिए अब देखते हैं टॉपिक 4.4, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। हमने आगे भी इसके बारे में बात की है कि अगर कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस किया हो और उसमें अगर आप चार्ज को मूव करवा रहे तो उसमें जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स। और आपने इसका इक्वेशन भी देखा हुआ है, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, यानी कि दरअसल Fe इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसमें हम ये टॉपिक देख रहे हैं 4.4.1, दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। इसका मतलब क्या है? देखिए अलग अलग चार्ज अगर अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज को सिलेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड फील्ड यूज कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड फील्ड से आप ऐसा कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाने वाले चार्ज को अलग कर सकते हो। मींस बहुत सारे चार्ज अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं तो उसमें से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाने वाले चार्जेस को आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहा जाता है। अब ये क्या है समझिए। देखिए यहां पे ये एक्स वाई जेड एक्सिस में इस तरफ दिखाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ दिखाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। और इस तरफ जो लिया है वो है वेलोसिटी वेक्टर, ये है वेलोसिटी v, राइट? और यहां पे पड़ा हुआ है ये चार्ज, सपोज कि ये है चार्ज q, ठीक है? तो ये चार्ज q, इसको इस तरफ वेलोसिटी दी हुई है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड। आप देख पा रहे हो कि चार्ज की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। अब हम समझते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स किस तरफ लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स किस तरफ लगेगा। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ऐसे ऊपर की ओर, राइट? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगेगा, Fe नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो Fe ऑब्वियसली ऊपर की ओर लगेगा। मैं इसको दिखा देता हूं, ये देखिए इस तरफ लग रहा है Fe, ये है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Fe। और आप राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स किस तरफ लगेगा। देखिए ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि हमारे राइट हैंड में जो फर्स्ट फिंगर है इसको इस डायरेक्शन में अरेंज कीजिए। फिर ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जरा समझिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस में दिखाया है वो दरअसल बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, राइट? ये जेड एक्सिस है, तो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की ओर आ रहा है। तो आपको बी की डायरेक्शन में सेकंड फिंगर रखनी होती है, यानी कि बोर्ड की बाहर की ओर सेकंड फिंगर्स को अरेंज कीजिए। तो आप देखिएगा कि आपका जो थंब है ना वो ऐसे नीचे की ओर आएगा। ये आप करके देखिए तभी समझ में आएगा। फर्स्ट फिंगर इस तरफ रखिए और जो सेकंड फिंगर है वो बोर्ड की परपेंडिकुलर बाहर की ओर रखिए, तो थंब जो है वो आपका नीचे की ओर आएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Fb वो नीचे की ओर लगेगा।
मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्राइट करके दिखा देता हूँ। ऐसे ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला फोर्स एफ बी। यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये जो फोर्स है एफ ई और एफ बी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। देखिए एफ ई ऊपर की ओर है यानी कि वाई डायरेक्शन में है, और एफ बी नीचे की ओर यानी कि माइनस वाई डायरेक्शन में है। ऑलराइट, तो अगर ये दोनों फोर्स सेम हो जाते हैं तो क्या होगा सोचिए। तो होगा ये कि ये चार्ज ऐसे ही मूव कर जाएगा, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। मीन्स के चार्ज जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे एफ ई है, वो उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एफ बी है, उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो चार्ज कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा और ऐसे ही एक्स डायरेक्शन में सीधा ही चलता जाएगा। यानी कि ये सिचुएशन ऐसी हुई कि जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया, फिर भी चार्ज का कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा, चार्ज स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, अब हम इक्वेशन लगा के देखते हैं कि क्या किया जाए ताकि मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाला फोर्स दोनों सेम हो जाए। देखिए इसके लिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की ओर है यानी कि वाई डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ऐसा हो जाएगा E इजकल टू ई कैरेट जे, वैक्टर E इजकल टू ई कैरेट जे। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे Z डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर B इजकल टू बी कैरेट के। और वेलोसिटी आप देखिए ये x डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा वेलोसिटी v वेक्टर इजकल टू v कैरेट I। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाला जो फोर्स है वो है एफ ई इजकल टू क्यू ई, बट यहाँ पे जो ई वेक्टर है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई कैरेट जे, तो ये हो जाता है क्यू ई और कैरेट जे। फिर मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला जो फोर्स है उसको एफ बी इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी हम कहते हैं। राइट, अब इसमें क्यू ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, वी की जगह पे ले लीजिए वी कैरेट आई क्रॉस बी की जगह पे ले लीजिए बी कैरेट के। अब आप जानते हो कि I क्रॉस के यानी होता है माइनस कैरेट जे। राइट, I क्रॉस के इजकल टू माइनस जे, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी और कैरेट जे माइनस कैरेट जे। यहां पे ये लोग V भूल गए, मैं लिख देता हूं। ये इक्वेशन दरअसल हो जाएगा ऐसे माइनस क्यू वी बी कैरेट जे। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। अब इन दोनों से जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो ऐसे मिलेगा आपको, F इजकल टू क्यू कॉमन ले लीजिए और E माइनस वी बी कैरेट जे हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन से ये तो फाइनल है कि फोर्स जो लगेगा वो कैरेट जे डायरेक्शन में या फिर माइनस कैरेट जे डायरेक्शन में लगेगा। देखिए अगर E बड़ा है VB से तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर E छोटा है VB से तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। तो या तो फोर्स प्लस कैरेट जे की डायरेक्शन में या तो माइनस कैरेट जे की डायरेक्शन में लगेगा। अब कैरेट जे यानी कि वाई डायरेक्शन, तो कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज या तो ऐसे ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों टर्म्स को सेम कर दें तो फोर्स F इजकल टू 0 हो जाएगा। समझ आप, अगर मैं E इजकल टू VB ले लेता हूं तो फोर्स ही 0 हो जाएगा, तो फिर ये चार्ज सीधा ही ऐसे स्ट्रेट एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही बात यहां पे डिस्कस करते हैं कि अगर QE इजकल टू QVB है यानी कि V इजकल टू E बाई बी है, तो ऐसे में रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा और चार्ज बिना डिफ्लेक्शन किए सीधा ही मूव कर जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं इसको ब्रैकेट कर लेता हूं। अगर V इजकल टू E बाई बी ले लो आप, तो जो फोर्स F है वो 0 हो जाएगा। राइट, अब इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगा दीजिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, और उसमें से चार्ज को आप इस डायरेक्शन में मूव कीजिए जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर चार्ज की वेलोसिटी इस वेलोसिटी जितनी आती है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है उतनी ही चार्ज की वेलोसिटी है, तो उसके ऊपर फोर्स 0 लगेगा, तो वो सीधा ही जाएगा। लेकिन अगर चार्ज की वेलोसिटी इस v से ज्यादा या कम है
तो ऐसे में वो चार्ज जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। तो इन शॉर्ट कि अगर आप यहाँ पे इस फिगर में देखिए, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस अलग अलग वेलोसिटी से एंटर करते हो, तो जिस चार्ज की वेलोसिटी इस इक्वेशन से मिलने वाली वेलोसिटी जितनी होगी, वो चार्ज ही ऐसे सीधा एक्स डायरेक्शन में जाएगा, बाकी के चार्जेस जो है वो अलग पड़ जाएंगे। यानी कि इस तरह से आप वेलोसिटी, पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज को सिलेक्ट कर सकते हो। इसलिए इस प्रोसेस को वेलोसिटी सिलेक्टर कहा जाता है। देखिए इसके बारे में जे थॉमसन ने क्या किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझ लेते एक बार। दिस कंडीशन कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स of a particular velocity out of beam containing charges moving with different speeds irrespective of charge and mass। यानी कि इस मेथड से आप कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज को पूरे बीम में से अलग कर सकते हो। बीम यानी कि चार्ज का एक फ्लो पूरा, तो चार्ज का जो फ्लो है यानी कि चार्ज का जो बीम है, उसमें से एक पर्टिकुलर स्पीड वाले चार्ज को आप अलग कर सकते हो, irrespective of their charge and their mass। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में कहीं भी चार्ज Q या मास M नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि आप इसमें जो चार्जेस एंटर कर रहे हैं उसका चार्ज Q कितना है, उसका मास M कितना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसकी वेलोसिटी कितनी है यही इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी से डिसाइड होगा कि वो डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, चार्ज से या फिर उसके मास से नहीं। अब आगे, द क्रॉस्ड E एंड B फील्ड देयरफॉर सर्व ए वेलोसिटी सिलेक्टर। क्रॉस्ड यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहां पे क्रॉस्ड E और B फील्ड देयरफॉर सर्व एज ए वेलोसिटी सिलेक्टर। देख रहे हो ना आप, यहां पे ये पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज को सिलेक्ट कर रहा है। मींस कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्जेस जो है उसको वो सीधा जाने देगा, बाकी के सारे जो है उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, ऊपर या नीचे की ओर डिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज को सिलेक्ट कर पा रहे हो, इसलिए इसको कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ओनली पार्टिकल्स विथ स्पीड E by B pass undeflected through the region of the cross field। This method was employed by J. Thomson in 1897 to measure the charge to mass ratio, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स के E बाय M। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है E और मास है M, तो ये हो जाता है E बाय M, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो। अब सोचिए जे थॉमसन ने इस मेथड को यूज किया था 1897 में, और वो भी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने के लिए। द प्रिंसिपल is also employed in mass spectrometer, a device that separates charged particles, usually ions, according to their charge to mass ratio। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है कि जिसमें भी ये मेथड यूज की जाती है, जो कि पर्टिकुलरली चार्ज पार्टिकल्स को, खास तौर पे आयंस को अलग करता है, उसके चार्ज टू मास रेशियो से उसे अलग करता है। इसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो ये जो मेथड है यानी कि क्रॉस फील्ड वाली मेथड, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी यूज की जाती है। इसके बाद के लेक्चर में हम इसी क्रॉस फील्ड से एक डिवाइस जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस साइक्लोट्रॉन में भी इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि क्रॉस फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है और उससे चार्ज को एक्सलेट किया जाता है। दरअसल ये जो मशीन है वो एक्सलेट करने के लिए, चार्ज को एक्सलेट करने के लिए है, लेकिन इसमें भी क्रॉस फील्ड का ही यूज किया जाता है, यानी कि इसमें भी आप समझ सकते हो कि लॉरेंट्ज इक्वेशन जो है वो यूज होगा। चलिए इसके साथ मैं बता दूं कि आज हमने जो ये टॉपिक पढ़े हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज जो भी हमने टॉपिक पढ़े उसके इक्वेशंस आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि इस इक्वेशंस के ऊपर आगे साइक्लोट्रॉन में और दूसरे टॉपिक्स में हमें काफ़ी कुछ समझना है।